प्लीज कम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बैठिए। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सर भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह। जी सर। और आप कहाँ से हैं? सर मैं फतेहपुर सीकरी आगरा से हूँ। फतेहपुर सीकरी से हैं। आप तो बड़ी ऐतिहासिक जगह से आए हैं। जी सर। और भानु, अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए कि हमें आपका फॉर्म पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और हम आपसे बातचीत कर सकें। सर मैं वर्तमान में IRPS के रूम में कार्यरत हूँ। अच्छा, और कब सिलेक्शन हुआ आपका IRPS में? सर सिविल सर्विस से 2018 में हुआ था। ठीक है। सेकंड लिस्ट में हुआ था तो फॉर्म में मेंशन नहीं हो पाया है। तो इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में आप हैं। जी सर। और क्या क्या बातें आपके बारे में, आपकी राय में ऐसी हैं जो बताई जानी चाहिए? सर हिंदी समकालीन उपन्यास पढ़ना मेरी हॉबी है और कबड्डी भी मैं खेलता हूँ सर। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मैंने BSc की है और हिंदी साहित्य से MA भी किया है। और आपदा प्रबंधन में एक 6 महीने का मैंने सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। तो सबसे पहले ये बताइए कि BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में करने के बाद आपने MA हिंदी साहित्य से किया, ये मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इसकी वजह क्या हो सकती है? सर मैंने ऑप्शनल के रूम में हिंदी साहित्य को सेलेक्ट कर लिया था और उसके बाद ही मैंने MA किया था। अच्छा। जी सर, क्योंकि ऑप्शनल मैंने अच्छी तरह से तैयार कर लिया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें PG डिग्री भी ले ली जाए तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। दोनों का मतलब कि MA भी साथ साथ हो जाएगा? MA भी हो जाएगी और IAS का भी मैं। तो MA मतलब यूं ही कर लिया आपने? नहीं सर, यूं नहीं की है, एक कैरियर बैकअप के तौर पर भी की थी। क्योंकि सर सिविल सर्विसेज में अनसर्टेनिटी होती है कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो एक एज ए ऑप्शन में हिंदी साहित्य में आगे कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप IRPS ना बनते या सिविल सेवा में ना आते जी सर। तो फिर आप हिंदी साहित्य में अध्यापक बनते, ऐसा आपके मन में था? हाँ सर। जी सर। इस वजह से। लेकिन जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने पढ़ाई था ग्रेजुएशन में और काफ़ी अच्छा पढ़ा, आपके मार्क्स बता रहे हैं, कितने मार्क्स थे आपके एग्जैक्टली? सर मेरा 62% था BSc में। 62% मेरे ख्याल से बुरा तो नहीं है, अच्छा ही मानना जी चाहिए सर। है ना? तो फिर फिजिक्स भी UPSC के सब्जेक्ट्स में है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है। जी सर। 3 विषय जो UPSC की लिस्ट में है वो पढ़े आपने, उसके बाद तीनों को ही छोड़ के चौथा विषय लिया जो आपकी पूरी बैकग्राउंड में कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। क्यों आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्यों नहीं लिया UPSC के लिए, इनमें से कोई एक विषय? सर मैंने इसके लिए सोचा था और जैसे ही UPSC के बारे में सोचा मैंने तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। तो सर मैंने क्वेश्चन पेपर उसके देखे तो मेरा तैयारी का स्तर फिजिक्स के लिए सोचा था मैंने सर, तो उस लेवल का नहीं था। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ कि मैं उस लेवल पर जाके मेंस क्वालिफाई कर पाऊँ, इसलिए सर मैंने डिसीजन लिया कि ऐसा सब्जेक्ट चुनूंगा जो थोड़ा मेरा जिसमें इंटरेस्ट भी है और जो स्कोरिंग भी है। तो कुछ लोगों से मैंने कंसल्टेट भी किया, मेरे मित्र थे तो उन्होंने मुझे हिंदी साहित्य को बताया कि इसको आप ले सकते हो। अच्छा, यानी कि आप ग्रेजुएशन के दौर में बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, इससे सरल मतलब यही हुआ? सर मैं अच्छा विद्यार्थी था लेकिन उस लेवल की तैयारी नहीं थी जो UPSC की डिमांड है। जो उसके मैंने सुना था सर बहुत टफ पेपर होता है और मैंने देखा भी था पेपर। तो मैं समझ गया था शुरुआत में ही कि मैं इसमें बहुत बेहतर नहीं कर पाऊंगा और इसके लिए आपको अच्छे नंबर लाने चाहिए क्योंकि वरीयता सूची में स्थान बनाना है। तो उस लेवल की तैयारी नहीं थी सर मेरी। चलिए, फिजिक्स आपका विषय रहा है और आप UPSC में रखने के मूड में थे एक ज़माने में, और भानु आपका नाम है, तो मुझे ये बताएं कि सोलर एनर्जी से वाहन चल सकें और हमारी एनर्जी की अधिकांश रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके, ये स्थिति वास्तविक रूप में कब तक आने की उम्मीद है? और उसमें टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं अभी, हम क्यों उस लेवल पर नहीं आ पाते? सॉरी मैं सर। उस दिन को देख रहा हूँ कल्पना में कि कारों के ऊपर एक पैनल लगा हो जी सर। और उससे कारें सोलर एनर्जी से चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, ट्रेन चल रही हैं, और हमारा एनर्जी कंजम्पशन 0 के आसपास हो गया। जीवाश्म ईंधन खर्च नहीं हो रहे हैं, पॉल्यूशन 0 के आसपास है। जी सर। ये संभावना, मतलब बाकी जो नवीकरणीय संसाधन हैं, ऊर्जा ईंधन है, उनके अलावा अगर इसको मैं बड़ी संभावना मानना चाहूँ सोलर को, तो ये संभावना कब तक साकार हो पाएगी और उसमें कौन कौन से बॉटलनेक्स इस समय हैं? सर 2022 तक हमने 100 गीगावाट का एक टारगेट भी रखा है कि हम ऊर्जा की पूर्ति 100 गीगावाट सोलर से लाएंगे। लेकिन सर इसमें जो सिलिकॉन इसमें यूज होता है तो कच्चे माल को लेकर भी प्रॉब्लम है। और सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको लेकर टेक्निकल क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन 2030 के आसपास ये सपना साकार हो सकता है सर। कि हमारी लगभग सारी ऊर्जा आवश्यकताएं वाहनों की और बाकी सौर ऊर्जा से पूरी हो जाए? ना सर 100% सौर ऊर्जा से नहीं हो पाएगी, कुछ सौर से सब मिला के, नवीकरणीय हाँ संसाधन सर। मिला के
2030 तक आपको लगता है कि हो जाना चाहिए। जी सर। CAA के खिलाफ भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपको पता है कि दिल्ली की हालत बड़ी खराब है। जी सर। कर्फ्यू भी लग गया है और कई लोगों को मतलब बिना बात के मरना पड़ा है इस चीज में अनावश्यक रूप से। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के CM ने हैंडल किया CAA के मामले को, अगर उस तरह से दिल्ली में हैंडल करते तो दिक्कत ना आती। कुछ इसका उल्टा कह रहे हैं कि अगर यूपी वाले स्टाइल से हैंडल करते दिक्कत बढ़ जाती। आप उत्तर प्रदेश से हैं और अभी दिल्ली में हैं, केंद्र सरकार की नौकरी में हैं। जी सर। आप बताएं कि यदि आप CM होते, जी सर। हालांकि दिल्ली में CM के पास पावर्स नहीं है, एज्यूम कर लीजिए कि दिल्ली में CM होते जी सर। विद पुलिस पावर्स इन योर हैंड्स, आप इस मामले को कैसे हैंडल करते? सर जो भी ऐसी सिचुएशन सर जब पैदा होती है तो उससे पहले जो हमारा खुफिया तंत्र है तो वो हमें सूचनाएं मिल जाती हैं, तो वो इंटेलिजेंस के स्तर पर वो खुफिया सूचनाएं जुटा ली जाती हैं और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता सर। और इसके अलावा जो गैर लाइसेंसी जो हथियार होते हैं, जो तमंचा हैं और पिस्टल हैं, तो उनका इतना प्रशासन के पास कोई मुश्किल नहीं है कि उनका पता न लगा पाए, तो उनका पता लगाया जा सकता है और उनको जब्त भी किया जा सकता है। और इसके अलावा CCTV जो कैमरे हैं उनमें फुटेज अगर कोई भी संदिग्ध मिले तो ये प्रिकॉशंस हम पहले अपना सकते हैं। और फिर भी अगर सर हो सकता है कि दंगा हो जाए तो उसके लिए जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनको हम प्रिपेयर पहले से कर सकते हैं और निर्देश दे सकते हैं कि अगर कोई भी घटना हो तो तुम्हें सख्ती से कार्रवाई करनी है, और उसमें एक प्रोटोकॉल का फॉलो किया जा सकता है कि किस तरह से आपको जो ताकत है वो यूज़ करनी है अनुपात के रूप से। और फिर भी सर अगर कोई घटना होती है तो फिर अरेस्ट करके उसको जेल में डालना चाहिए जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप ऐसी घटनाएं ना घटें इसके लिए जनता से संवाद करेंगे, और उस संवाद किस तरह से करेंगे वो तो इशू आया ही नहीं बीच में। यानी आप रिप्रेसिव एक्शंस में यकीन रखते हैं, ना कि समाज के संवाद में यकीन रखते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं संवाद में भी यकीन रखता हूँ और इसमें जो पीड़ित भी हैं उनका रिहेबिलिटेशन भी होना चाहिए। और ऐसे जो दंगे होते हैं तो वहाँ जो भी कम्युनिटी हैं उनसे बैठकर बात करना चाहिए, चाहे वो धार्मिक मामला हो या कैसा भी हो, तो उनके धार्मिक नेताओं से भी बात की जा सकती है। पिछले साल आपको कितने नंबर मिले थे इंटरव्यू में? सर मुझे 162 मिला था पिछले 162। इस बार तैयारी आपकी बेहतर है पहले से? जी सर। ठीक है सर। भानु प्रताप, किसानों की आर्थिक स्थिति आज से 100 वर्ष पहले जैसी थी, जैसा ये गोदान में दिखता है, क्या आपको लगता है कि उनकी स्थिति बेहतर हुई है कि बदतर हो गई है? सर 100 वर्ष से पहले बेहतर हुई है और गोदान 1936 के आसपास की रचना है। तो उस समय जो कृषि में सिंचाई की व्यवस्था थी और ऋण की व्यवस्था थी और टेक्नोलॉजी का लेवल था, उसको अगर तुलना करेंगे तो उसमें निसंदेह बेहतर हुई है। फिर किसान आजीविका के साधन के रूप में कृषि कार्य को तेजी से छोड़ क्यों रहे हैं? आप खुद एक कृषक के पुत्र हैं, आपने छोड़ दिया ये पेशा। ऐसे बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं। किसान अपनी आने वाली पीढ़ी को इस पेशे में नहीं रखना चाहते। सर उसका कारण है कि जो खेती में जो इनकम होनी चाहिए वो उतनी होती नहीं है। और एक मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी हूँ सर, तो एक पंक्तियाँ भी हैं कि उन्हें धर्मगुरुओं ने बताया था प्रवचनों में कि आत्महत्या करने वाले सीधे नरक जाते हैं, फिर भी उन्होंने आत्महत्या की, क्या नरक से भी बदतर हो गई थी उनकी खेती। तो ये बताता है कि वर्तमान में जो खेती है वो जीवन निर्वाह के लिए भी पर्याप्त नहीं है, चाहे उसमें टेक्नोलॉजी के लेवल पर उसका पिछड़ापन हो, साथ ही साथ जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो शहरों में, गाँव में नहीं है, उपज का दाम हो वो ठीक से किसानों को नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि सरकार किसानों के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रही है, झांसा दे रही है? जिन लागत को आधार बनाकर आमदनी को 1.5 गुना करने का आश्वासन दिया गया, वो लागत तो यथार्थ लागत से बहुत कम है। सर इसमें A2+FL फॉर्मूला का यूज किया गया था, तो उसका 1.5 गुना दिया गया था। लेकिन वास्तविक लागत तो C2 है, जो कि A2+FL से काफ़ी ज़्यादा होता है। जी सर, मैं सहमत हूँ उससे, क्योंकि उससे ज़्यादा भी कि उसमें लागत लगती है और उसकी रेंटल वैल्यू भी जोड़ी जानी चाहिए। तो लेकिन दूसरी साथ बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये A2+FL का 1.5 गुना है तो वास्तविक लागत के बराबर भी नहीं बैठेगा। सर वास्तविक लागत के बराबर बैठ जाएगा, क्योंकि A2+FL में जो उसकी कीमत आती है इनपुट्स की, वो प्लस उसका फैमिली के मेंबर भी अगर उसमें काम कर रहे हैं तो उनको भी ऐड कर लिया जाता है और उस पर 1.5 गुना दे दिया जाता है, तो वो लागत से तो ज़्यादा है सर। लेकिन जो किसान किराए पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे हैं उनकी तो लागत नहीं निकल पाएगी। हाँ सर, मैं सहमत हूँ इससे, क्योंकि उसमें रेंटल वैल्यू नहीं जोड़ी गई है। तो इसका मतलब बटाईदार किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है।
हाँ सर, इस मामले में संवेदनशील नहीं है, लेकिन उनके लिए एक अभी एक्ट बनाया गया है। उसका लीज जो बटाईदारी पे लेते हैं 2016 में बनाया सर उसको, और राज्यों से कहा गया है कि उसका अनुसरण करना चाहिए, जिससे उनके जो बटाईदार हैं उनके हित संरक्षित रह सकें और वो निश्चितता के साथ खेती कर सकें। मध्य प्रदेश में कृषि की प्रगति दर लगभग 15% 17% आ रही है। जी सर। हम पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का कृषि मॉडल क्यों नहीं अपना सकते? उस मॉडल में ऐसी क्या खासियतें हैं जो अपनानी चाहिए, और क्या उसके बाध्यताएं हैं कि हम नहीं रेप्लिकेट कर पा रहे हैं अन्य प्रांतों में, जैसे आपके प्रांत यूपी में? सर मैंने इसके बारे में एग्जैक्ट पढ़ा नहीं है मॉडल के बारे में, लेकिन जो कोई भी मॉडल होता है इसमें मेरी राय ये है कि वो उसकी राज्य की जो परिस्थितियां हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो जोते हैं वो ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश के विशेषकर पूर्वांचल में कम है, तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, उनके आधार पर उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो उसका इंडिविजुअल एक डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए हर स्टेट का। ठीक है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे और लगातार भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को खोला जाए। जी सर। आपको क्या लगता है कि उदारीकरण के इस प्रक्रिया में हमें डेयरी उत्पादों का आयात सरल बना देना चाहिए कि उस पर अवरोध बनाए रखना चाहिए? मेरा मानना है सर कि सरल बनाना चाहिए, लेकिन जो उसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके हितों को भी देखना चाहिए कि जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनके जो उद्यमी हैं, अगर वहाँ से डेयरी प्रोडक्ट आएंगे तो वो उनके हित प्रभावित होंगे, तो उनका भी संरक्षण होना चाहिए, और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन के जो रूल्स हैं उनका भी पालन। ठीक है भानु। भानु जी सर। आपने कबड्डी खेला है। जी सर। लंबे पैर, लंबे हाथ और लार्ज साइज का लंग, जी सर। इसमें से प्रायोरिटी से सजा दीजिए, कबड्डी में कौन जो है वह अच्छा माना जाएगा? सर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा क्वेश्चन। लंबे हाथ, जी सर, लंबे पैर या लार्ज साइज का लंग्स, इसको प्रायोरिटी से अरेंज कर दीजिए। कबड्डी के लिए कौन सुटेबल माना जाएगा और कैसे? सर मैं 2-4 सेकंड सोच लूँ इस पर। जरूर। सर इसमें पहले जो लंबे पैर हैं उसको, उसके बाद हाथ को, और फिर सर लंग्स को, मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि सर कबड्डी में एक लंबी सांस होनी चाहिए, लेकिन वो 30 सेकंड तक इनफ है। अगर कोई कबड्डी खेलता है तो वो उसको ले लेता है, लेकिन अगर उसके हाथ लंबे हैं और पैर लंबे हैं तो वो टच पॉइंट और टैकल पॉइंट ज़्यादा ले सकता है सर। और उसमें विशेषकर स्टैंडर्ड स्टाइल में तो पॉइंटों का ही खेल है, जिसके पास पॉइंट ज़्यादा होंगे तो विजेता रहेगा। आपके गांव के आसपास जी सर। आर्म्स लवर बहुत सारे हैं, हथियारों के पसंदीदा लोग। जी सर। क्या ऐसी वजह है कि वहाँ हथियारों को इतना पसंद किया जाता है? सर उसकी सामाजिक संरचना में निहित हैं ये जो हथियारों को लेकर जो प्रेम है। कुछ गैर लाइसेंसी भी हैं और लाइसेंसी भी हैं, दोनों तरह के हथियार होते हैं। क्या वजह क्या है? ऐसी क्या सामाजिक संरचना है? हमें तो जरूरत नहीं होती है यहाँ। सर पावर पोजीशन के प्रति एक लगाव देखा जाता है, और उसमें ये है कि जिसके पास बंदूक है तो एक सम्मान में समाज में उसको देखा जाता है कि उसके पास एक जो प्रतिष्ठा उसकी जो होती है वो उससे बढ़ती है, तो लोग इसलिए भी इसकी तरफ जाते हैं। और एक हर्ष फायरिंग होती है जो शादियों में, और एक उसका भी चलन इसको लाता है कि उसके प्रति लोग यहाँ तक कि लाइसेंस कराने के लिए भी शुल्क पे करने के लिए तैयार होते हैं। और कुछ सर जीवनान विजय भी होती है, जैसे सेल्फ डिफेंस के लिए भी ज़रूरत होता है, कुछ लोगों को खतरा है तो वहाँ होना चाहिए। आपके घर में क्या क्या है? सर मेरे घर में एक भी हथियार नहीं है, और न लाइसेंसी है और न गैर लाइसेंसी है, कोई भी नहीं है सर। तो प्रतिष्ठा जो है वह पे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते होंगे? सर मुझे नहीं लगता कि इसके कारण लगाया जाता है, और अगर कोई सोचता है कि हथियार के कारण, ऐसा सर सोशल परसेप्शन है, मेरा नहीं है। अगर कोई लगाता है तो इससे सर मुझे व्यक्तिगत स्तर पर फर्क नहीं पड़ता है कि हथियारों से मुझे जाना जाए, ऐसा मैं चाहता भी नहीं हूँ सर। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने राजधानी जो है बनाई। जी सर। और कुछ वर्षों में ही वहाँ से उन्हें पलायन कर जाना पड़ा, क्या ऐसी वजह थी? सर मुख्य रूप से पानी की कमी थी। 1569 में बनाया था, तो लगभग 10 साल में पता चल गया था कि इसको हम सस्टेनेबल रूप से आगे तक इसको हम जारी नहीं रख सकते हैं। और जो परंपरागत जो पद्धतियाँ जैसे बावलियाँ थी, कुएँ थे, वो भी जवाब देने लग गए थे, तो उन्होंने फिर ट्रांसफ़र कर ली थी बाद में। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, केवला देव को कैसे संरक्षित करेंगे? सर उसको कई 4 स्तरों पर उसमें वर्क किया जा सकता है। पहला सर गवर्नमेंट के स्तर पर, जैसे उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, तो ये अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाए कि एक नेशनल पार्क। बिल्कुल, आप मौलिक विचार बताइए।
सर मौलिक विचार ये है कि जो नेगेटिविटी है टूरिज्म को लेके, मैं सर व्यक्तिगत रूप से घूमने भी गया हूँ उसमें, तो जो स्थानीय जनता ये कहती पाई जाती है बहुधा टूरिस्ट से कि यहाँ कुछ नहीं है, टहनियाँ उनकी तोड़ना, सुबह वॉक के लिए आना, एक ये बंद होना चाहिए और एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए। दूसरा सर मैंने देखा है कि वहाँ बफर जोन नहीं है, आसपास गांव बसे हुए हैं, तो एक 500 मीटर का कम से कम किसानों की आपसी सहमति से कि एक बफर जोन बना दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। भानु, जी मैम। आप भरतपुर के बारे में बात कर रहे थे। जी मैम। हाल ही में खबरें आ रही हैं और कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं सामने कि जो कास्ट प्रॉब्लम्स हैं और कास्ट एट्रोसिटीज़ हैं, जाति को लेके वहाँ पे जो परेशानियाँ हो रही हैं, वो एक तो नॉर्दर्न राजस्थान, गंगानगर और हनुमानगढ़ तरफ और भरतपुर, ये मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं अफेक्टेड हैं। दोनों ही ये जगह अगर आप देखें तो खेती अच्छी रही है, पैसा है लोगों के पास, लेकिन यहीं पे सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। ऐसा क्यों है? सॉरी मैम, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, समझ नहीं पाया। यहाँ पे लोगों के पास आमदनी अच्छी है, खेती अच्छी है, उसके बावजूद ये कास्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे SC STs को दबाया जाता है, उनके अगेंस्ट क्राइम किए जा रहे हैं, वो क्यों ज़्यादा है अगर आप साउथ और वेस्टर्न राजस्थान के कंपेयर में देखें तो? मैम इसमें इस सामाजिक व्यवस्था है उसका इसमें पहला मुख्य कारण यही है कि ये जो क्षेत्र है इसमें डोमिनेंट कास्ट हैं, विशेषकर जैसे जाट है और ठाकुर हैं, तो उस जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है तो वो 4500 वर्ष की जो सिविलाइजेशन है, तो उससे हम इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, क्या SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जैसे कानून के बावजूद इतनी मजबूत है कि लोगों की जान चली जा रही है, इसमें क्राइम हो रहे हैं और अभी भी इतनी मजबूती से पकड़ बनाई हुई है? बाकी अगर हम बगल वाली डिस्ट्रिक्ट्स देखें, जिले देखें, वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ मैम, SC ST का कानून होने के बाद भी हो रहा है, तो एक तो प्रशासनिक लापरवाही है, कानून का ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। दूसरा मैम, समाज में अवेयरनेस भी नहीं है, एजुकेशन का लेवल भी कम है। और यहाँ पे तो एजुकेशन का लेवल अच्छा है, इन दोनों ही जगह एजुकेशन का लेवल अच्छा है, बड़े शहर आसपास हैं। मेरा मैम इसमें यह है कि एजुकेशन का लेवल एक क्वालिटीफुल एजुकेशन होती है। जैसे अभी भी गांव में मैम ऐसे पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं जो मेला ढोने की जो प्रथा है, मैनुअल स्कैवेंजिंग की, उसको एक नैसर्गिक अधिकार के रूप में देखते हैं कि ये नेचुरल राइट्स है उनका, उनको ही डालना चाहिए इसको और हमें नहीं करना चाहिए। और वो पढ़े लिखे भी हैं मैम, मैं उनसे मिला भी हूँ, तो ये वो एजुकेटेड भी हैं, उनको ये नहीं कह सकते कि वो एजुकेटेड नहीं है। तो इस तरह की जो विकृत सोच है वो अवेयरनेस उस लेवल पे नहीं है कि हमें एक ह्यूमन राइट्स के लेवल पर एक हम कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं मान सकते कि जब पैसा ज़्यादा आ जा रहा है लोगों के पास तो ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं? कहीं ना कहीं ये इकॉनमी से रिलेटेड है। जी मैम, मैं मानता हूँ इसको भी, और पैसा आने से कानून का दुरुपयोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे कि करप्शन के मामले में 80वां स्थान है भारत का, जो बताता है कि सार्वजनिक संस्थानों में करप्शन रेट है। तो अगर कोई घटना होती है तो वहाँ करप्शन होता है, तो उसके कारण भी तो मतलब ये इन जिलों में ज़्यादा करप्शन है और यहाँ पे जो पुलिस है या जो भी अधिकारी हैं वो लिप्त हैं इनमें, जो लोग कर रहे हैं उनके साथ? मैम सब नहीं है इसमें, मेरा मानना है, लेकिन करप्शन है। जैसे कि जो रिपोर्ट कहती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के जितने भी देश हैं उसमें भारत का पहला स्थान है करप्शन में। वो तो भारत का हो। हाँ मैम, पार्टिकुलर उस स्टेट की बात नहीं है, वो सब जगह इसको देखा जा सकता है। ठीक है। आपका नाम भानु प्रताप है? जी मैम। आप आदित्य L1 के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी मैम, ये इसरो द्वारा छोड़ा जाएगा इसको, मिशन को, और सूर्य की ये कोरोनोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा और पहला मिशन है। इसमें L1 क्या है? मैम ये लेग्रांजे पॉइंट्स हैं L1। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? मैम ऐसे 5 पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3 और L5। L4 और L5 5 ये पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाता है दो पिंड्स का। जैसे कि अगर इस L1 आदित्य L1 के मामले में देखें तो पृथ्वी का और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएगा इस जगह पर। ठीक है, थैंक यू। भानु जी सर। भानु अपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है? जी सर। अभी केरल में बाढ़ आई थी पिछले दिनों। जी सर। है ना? उस बाढ़ के पीछे कई वजह बताई गई, कुछ लोग नेचुरल भी कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि मानव निर्मित आपदा है पूरी तरह से। फिर उसके प्रबंधन को लेकर ये बात की जा रही थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। जी सर। तो राष्ट्रीय आपदा को घोषित करने के क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं?
कब किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है सरकार? सर इसके वस्तुनिष्ठ मानक तो नहीं है, लेकिन आम राय ये है कि अगर जो आपदा आई है उससे वहाँ का जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो निपटने में सक्षम नहीं है, जान माल का अगर व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है, और तीसरा ये है कि जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है वो सफिशिएंट नहीं है लोगों को निकालने के लिए, और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड की ज़रूरत है। तो उस आधार पर उसको तो केरल की बाढ़ में क्या किया गया, उसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया गया या नहीं किया गया? सर 2018 वाली कि 2019 वाली? सर 2018 वाली। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 2019 वाली? सर उसके बारे में मुझे पता नहीं है, 19 वाली के बारे में। अच्छा, कोई क्राइटेरिया भी नहीं है, ये भी पता नहीं है कि उसको घोषित किया गया है नहीं किया गया? सर ये नहीं पता है मुझे, इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा ये कि उसको घोषित किया गया है नहीं किया गया है, लेकिन क्राइटेरिया होते हैं, नेशनल कैलेमिटी घोषित की जाती है, राष्ट्रीय आपदा। ये बताइए कि सूखा कब घोषित किया जाता है? सर जब जो वर्षा की कमी है वो LPA के 10% से ज़्यादा हो, और 20% से 10% से ज़्यादा हो, और कम से कम 20% क्षेत्र उससे प्रभावित हो, तब उसको सूखा घोषित किया जाएगा। क्या सूखा शब्द यूज किया जाता है IMD में? सॉरी सर मुझे पता नहीं मुझे इसके बारे में। अच्छा, मतलब सारे सूखे एक ही तरह के होते हैं कि उसमें क्लासिफाई किया जाता है उनको? सर क्लासिफाई किया जाता है उसमें। कैसे कैसे? सॉरी सर नहीं पता है इसके बारे में। अच्छा, ये पता नहीं। डिजास्टर में आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, ये बताइए कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जी सर। जबकि सर्विस है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का, जी तो डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर गवर्नेंस और डिजास्टर एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों क्या हैं? तीनों में क्या अंतर है, अगर है तो, या फिर तीनों एक ही है? थोड़ा सा सोच लूँ थोड़ा। हाँ बिल्कुल। सर एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी मेकिंग की जाती है कि हमें क्या नियम बनाने हैं और किस तरह से उसको टैकल करना है। मैनेजमेंट में उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाएगा जो नियम बनाए जाएंगे, और गवर्नेंस भी पॉलिसी मेकिंग से संबंधित है कि ऐसी नीतियां बनाना जो डिजास्टर के जो प्रभाव हैं उनको कम कर सकें। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस डिजास्टर के रेफरेंस में एक ही है ना? सर एक नहीं है, गवर्नेंस हाई लेवल पर पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस है, और एडमिनिस्ट्रेशन उससे कम नीचे के लेवल पर पॉलिसी मेकिंग का है, और मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंटेशन करने से कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या एक DM के पास पावर है पॉलिसी बनाने का डिजास्टर के लिए? जी सर है। किस हद तक है? सर इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं। तो किस नियम से इसको मिलता है पावर? सर ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसके तहत त्रिस्तरीय जो ढांचा है उसमें DM को भी दिया गया है कि आप भी अपने लेवल पर कुछ शक्तियां हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो उपयोग कर सकते हैं मैनेजमेंट में या पॉलिसी मेकिंग में? सर अपने आधार पर वो नियम बना सकते हैं, उन्हें लगता है कि ये ज़रूरत है और यहाँ नया रूल्स होना चाहिए, तो वो DM एज ए DM जिला स्तर पर उसको कर सकते हैं। उस अथॉरिटी का क्या नाम है? उसका सर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं उसको। डिजास्टर मैनेजमेंट में टर्म यूज किया जाता है स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। जी सर। क्या होते हैं दोनों? सर स्ट्रक्चरल में उसमें हम संरचनात्मक में ऐसे काम करते हैं जो निर्माण से जुड़े हुए हैं। ठीक है। जैसे बाढ़ है, अगर उसमें करना है तो तटबंध ऊंचे करना है, पेड़ पौधे लगाना है, और उसमें गैर संरचनात्मक में सर उसमें एजुकेशन है, मैपिंग है, भूमि उपयोग नियंत्रण है, ऐसे उपाय किए जाते हैं, अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों में आपदा को लेकर। भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी कोई है? जी सर है। तो उसकी 3-4 बातें बता पाएंगे आप? सर मैंने पढ़ा है लेकिन अभी रिकॉल नहीं हो रही है। अच्छा, सिंधाई फ्रेमवर्क में B3 संकल्पना क्या है? सर उसमें क्षमता निर्माण पर बल दिया गया है। B3 संकल्पना क्या है? सर इसके बारे में नहीं पता है, सॉरी। ठीक है भानु। डिजास्टर मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही डिजास्टर हो गया। नहीं सर ऐसा नहीं है, मैंने किया बेसिक जो जानकारियाँ दी गई थी तो उसके बारे में पता है सर। कोई बात नहीं, आपने हिंदी साहित्य में MA किया और UPSC का एग्जाम भी दिया। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास एक बहुत ही रूढ़िवादी और सांप्रदायिक किस्म के व्यक्ति थे। जी सर। और कुछ दूसरे आलोचक कहते हैं कि नहीं, तुलसी को समझने में हमसे भूल हो रही है। तो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप दोनों पक्षों पर मुझे तुलसी की 2 कविताएं बताएं जिससे साबित हो कि रूढ़िवादी थे और सांप्रदायिक थे। फिर कुछ ऐसा बताइए उनके बारे में जिससे साबित हो कि ना तो वो रूढ़िवादी थे ना ही सांप्रदायिक थे। सर जो रूढ़िवादी होने का तर्क कहा जाता है पहला, उसको लेकर है। जैसे महिलाओं के संबंध में कहा जाता है कि नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं। तो इसको लेकर आपत्ति है कि ये तो अवगुण पुरुष में भी हो सकते हैं। इससे क्या मतलब है, हमें समझा के बताइए। कि कवियों ने ऐसा सही कहा है कि नारियों में चाहे वो पतिव्रता ही क्यों ना हो, उसमें 8 अवगुण होते हैं।
और एक पंक्ति है कि नारी हान विशेष छतनाई, और एक ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इनको लेकर सर ये, और एक दलित विरोधी होने का भी उन पर लगाया जाता है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शुद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो विप्र की उस स्थिति में भी पूजा करनी चाहिए अगर वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो निम्न वर्ण से आता है, वो भले ही एजुकेटेड हो, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इनको लेकर सर आपत्ति है और ये प्रोग्रेसिव भी नहीं माना जा सकता है। और कुछ ऐसी पंक्तियां जो उन्हें प्रोग्रेसिव बताती हैं नारी के संबंध में, एक कत विधि सृजी नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। तो ये बताता है कि ईश्वर ने कितनी एक मेहनत करके नारी को बनाया है और शादी के बाद वहाँ उसको सुख नहीं मिलेगा। तो एक अपने समय से आगे की बात है कि वैवाहिक संबंधों में भी पराधीनता हो सकती है। और कवितावली में कहा है उन्होंने दलित विमर्श को लेकर के, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहू, काहू की जात बेकार को न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो, मांगन के खाएबो मस्जिद के सोएबो, लेवन को एक न देवन को दो। तो यहाँ सर वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन सी जाति का हूँ, किसका नहीं हूँ। और इसमें सर मस्जिद शब्द आया है, वो और उनकी सांप्रदायिक जो सामाजिक संस्कृति है उसको दिखा रहा है कि मैं मस्जिद में सोता हूँ जबकि वो हिंदू थे। और ये दिखाता है इसमें ये 4-5 पंक्तियां हैं सर कि वो अपनी जो तात्कालिक समस्याएं थी उनसे परेशान थे, लोग उन्हें परेशान कर रहे थे, सामाजिक दबाव था। और यहाँ फिर वो उनका जो दर्द है, विद्रोह है, वो फूट के आता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन। रेलवे पर्सनल सर्विस जिसमें भी आप गए हैं जी सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो उसको बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन अब रेलवे में बढ़ेगा। तेजस एक्सप्रेस चली पड़ी है, IRCTC एक तरह से कंपनी बनी चुकी है बहुत साल से। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि धीरे धीरे रेलवे के अधिकांश हिस्से को हम प्राइवेटाइज कर दें। स्पेशली जो RPF है उसे ख़त्म करने की बात भी चल रही है कि हम इतनी बड़ी फोर्स क्यों रखें, क्यों ना हम राज्य पुलिस और CISF से ही काम चला लें। तो क्या भविष्य देखते हैं IRPS का? सर IRPS का बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि रेलवे अभी सबसे बड़ा नियोक्ता है और आने वाले टाइम में मेन पावर भले ही रेशनलाइज हो जाएगी, लेकिन उसमें लोग तो काम करेंगे। तो उनके कल्याण की, वेलफेयर की जिम्मेदारी एज ए IRPS कर्मचारी और ऑफिसर्स पे होती है। रेलवे की सारी सर्विसेज को मिला के एक सर्विस बनाने का जो विचार है, IRMS, जी सर, मैनेजमेंट सर्विस, इसको लेकर क्या व्यू है आप लोगों का जो पहले सर्विस में है? मैंने सुना है कि वो लोग दुखी हैं इस बात से कि हमारी पावर कम हो जाएगी। क्या इंटरनल स्टोरी है इस मामले में आपके पास? सर इसमें दोनों तरह के थॉट्स हैं। एक तो परेशान भी हैं कि सीनियरिटी भी प्रभावित होगी, और जो सिविल सर्विसेज से आते हैं उसमें वो 26-27 की एक एवरेज एज होती है, और IAS से आते हैं उसमें 23-24 की होती है, तो प्रमोशन प्रभावित होगा। और कुछ इसको पॉजिटिव रूप में भी ले रहे हैं जो IAS से आए कि इससे सब लोगों को एक लेवल है वो समान हो जाएगा। तो दोनों तरह के सर थॉट्स इसमें। आपकी राय क्या है? सर मेरी राय है कि अच्छा हुआ है और ओवरऑल रेलवे के हित में है और देश के हित में है, क्योंकि सर इसमें जो रेलवे में डिपार्टमेंटलिज्म की जो प्रॉब्लम है, तो उसके कारण डिपार्टमेंट अपने अपने गोल को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो रेलवे का ओवरऑल ब्रॉड गोल होता है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि आपको अगर चुनना हो कि अभी तक के आपके जीवन के सबसे अच्छे 5 क्षण कौन से हैं, तो कौन कौन सा क्षण बताएंगे? सर सबसे पहला तो मैं मैरिड हूँ, तो शादी को लेकर है सर। मेरा 16 जनवरी 2017 को शादी हुई और सबसे खूबसूरत पल उसको मैं मानता हूँ। और दूसरा सर मेरा IRPS में जब सिलेक्शन हुआ था, तो उस क्षण मैंने जब लिस्ट में नाम देखा था, तो वो सबसे अच्छा था। 2 इसके अलावा सर 10th क्लास में मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे अपने आसपास के जो भी गांव थे, और मुझे सम्मान भी दिया गया था जिला कलेक्टर के द्वारा, तो एक वो भी मुझे मेमोरेबल। 3 इसके अलावा सर अभी थोड़ा सर ध्यान नहीं आ रहा, अभी थोड़ा मैं सोचता हूँ सर। चलिए, हो सकता है चौथा जल्दी ही आ जाए, ऐसा क्षण भी। ऑल द बेस्ट, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, जा सकते हैं आप। थैंक यू सर।